चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके थर्ड टेस्ट के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें आता है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल और उसके सेल ऑर्गेनेलीज एंड स्पेशल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले साइटोस्केलेटन। देखिए सेल फ्लैट नहीं होती, सेल इज नॉट फ्लैट, राइट। सपोज अगर हम एक सेल का डिजाइन यहां पर देख रहे हैं, दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, राइट। न्यूक्लियस के साथ साथ ईआर भी है, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं जो साइटोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं, और ये प्रोटीन के फिलामेंट सेल के अंदर एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं जिससे सेल को एक इंटरनल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये बन जाता है साइटोस्केलेटन। इसमें माइक्रोट्यूबुल्स आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, और ये सब बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है ना। माइक्रोट्यूबुल आर हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और कई सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, लाइक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेल की मोटिलिटी, क्रोमोसोमल मूवमेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज अपने ही डिवीजन से अपने आप को बनाती हैं, राइट। दे डिवाइड एंड फॉर्म देमसेल्फ, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोटोजोआ में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारी तरह के एंजाइम होते हैं। दो एग्जाम्पल आप यहां पर देख रहे हैं, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व रहता है फोटो रेस्पिरेशन में, इट इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, प्लस ग्लाइकोलेट के मेटाबॉलिज्म में भी ये पार्टिसिपेट करता है। और ग्लाइऑक्सिसोम शुगर्स के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ये कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। लाइसिस का मीनिंग होता है टू डिसॉल्व, लाइसिस मींस टू डिसॉल्व। तो लाइसोसोम के पास जो एंजाइम है वो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और वो एसिडिक पीएच पर वर्क करते हैं, इसीलिए उन एंजाइम्स को कहा जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस। ये कहलाते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस। और इनमें कई सारी कैटेगरीज हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं यहां पर, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है ना। देन प्रोटीएजेस होते हैं यहां पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस होते हैं। सिमिलरली यहां पर न्यूक्लियेज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेजेस होते हैं, राइट। तो ऑल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है सीलिया एंड फ्लैजिला। रिमेंबर, सीलिया और फ्लैजिला दे अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, दे अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी को एनिमल सेल में हम सेंट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट्स में जो सीलिया और फ्लैजिला हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है 9+2, 9 पेरिफेरल डबलेट एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये डबलेट है, ये डबलेट है, इस तरह से 9 डबलेट हैं और 2 सेंट्रल सिंगलेट हैं। बट प्रोकैरियोट में ऑर्गेनाइजेशन होती है 9+0, 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं लेकिन सेंट्रल सिंगलेट्स नहीं होते, ऑलराइट। तो सीलिया आर स्मॉल बट मोर इन नंबर एंड कॉज द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। सीलिएटेड एपिथेलियम में ये पाए जाते हैं। तो जो भी वॉल जहां पर ये प्रेजेंट है सीलिएटेड एपिथेलियम, उस वॉल के जो ल्यूमेन है, मींस अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, सपोज ये फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब की वॉल में सीलिएटेड एपिथेलियम है और ये रहा ल्यूमेन। तो यहां जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा ये सीलिया के मूवमेंट से होगा, ऑलराइट। देन फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर हैं, लेस इन नंबर, और ये सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर हम ट्रांसवर्स एक्शन देख रहे हैं सीलिया या फ्लैजिला का। तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं और एक दूसरे से लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज, क्लियर। ये कवर्ड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
और सेंट्रल सिगलेट्स के ऊपर भी एक शीथ यहां पर प्रेजेंट है। ऑलराइट, प्लस हर एक डबलेट से एक रेडियल कनेक्टिव जाता है शीथ की तरफ, विच इज कॉल्ड रेडियल स्पोक। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं, मींस सेंट्रियोल पेयर में होते हैं और ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है ना। इन दो सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल आ जाता है जो एमॉर्फस होता है, इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। तो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल along with centriole pair, pericentriolar material along with centriole pair, ठीक है ना, ये सेंट्रियोल का पेयर है। इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है सेंट्रोजोम, सेंटर में एक बॉडी, और पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल ये एमॉर्फस है। सेंट्रोजोम कंटेन टू सिलिंड्रिकल रॉड शेप स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का जो ओरिएंटेशन है वो राइट एंगल पर है एक दूसरे के, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जैसा मैंने वीडियो में अभी आपको बताया। प्लस स्पिंडल फाइबर यहां से अराइज होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर एनिमल सेल में। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मींस विद इन, तो साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क है जिसको बोलते हैं रेटिकुलम। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल एनवेलप है और यहां से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो जिन पर राइबोसोम अटैच हो जाते हैं वो कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER, और जिन पर राइबोसोम नहीं है वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा होता है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज्यादा है जहां पर के लिपिड सिंथेसिस हो रहा है। मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स सीन इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ डेलिकेट स्ट्रैंड, राइट, एंड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म। अब जब ER बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, तो ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो इसके बाहर का ये आप देख रहे हैं ये कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और ER के अंदर जो पार्ट आ जाता है उसको कहा जाता है ल्यूमिनल। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है ना, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। Then it is of two types, smooth endoplasmic reticulum with no ribosome and rough endoplasmic reticulum with ribosome. Rough endoplasmic reticulum involve होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेजर साइट है लिपिड सिंथेसिस की। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो एज वी नो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल हाउस है और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, मींस आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती हैं तो यहां आप देख सकते हैं ये बन जाता है न्यूक्लियर पोर। ऑलराइट, तो जो दो मेम्ब्रेन हैं वो पैरेलल रन कर रही हैं और जब वो फ्यूज हो गई तो वहां पर एक जगह रह गई जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। सपोज ये दो मेम्ब्रेन इस तरह से ये चल रही थी, ये यहां फ्यूज हो गई। सिमिलरली ये टू मेम्ब्रेन ऐसे रन कर रही थी, ये फ्यूज हो गई, तो ये पार्ट बन जाता है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है ना। क्रोमैटिन के पास DNA है, RNA है, हिस्टोन प्रोटीन है जो बेसिक होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, प्लस यहां पर न्यूक्लियोलाई भी हैं। न्यूक्लियोलाई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर सिंगल होगा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एंड इट इज द साइट ऑफ RNA सिंथेसिस। क्लियर? तो एज यू कैन सी पजेस डबल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस हमको दिखता है इंटरफेस पर जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है। जब सेल डिवाइड करती है तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं और क्रोमैटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है ना, तो हमको क्रोमोसोम दिखते हैं। तो इंटरफेस पर न्यूक्लियस विजिबल होता है। हाईली एक्सटेंडेड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं जो कहलाते हैं क्रोमैटिन प्लस न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई, और यहां न्यूक्लियस के पास ही सारा हेरिडिटरी मटेरियल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ DNA, कंट्रोल्स द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स
क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन। और क्रोमोसोम में जैसे कि हम जानते हैं ये सेंट्रोमियर और ये 2 आर्म्स, राइट। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से अगर दोनों आर्म्स इक्वल हैं और सेंट्रोमियर मिडिल में है तो क्रोमोसोम कहलाता है मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। देन अगर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेंट्रोमियर शिफ्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। सिमिलरली सेंट्रोमियर की पोजीशन थोड़ी सी और ऊपर चली जाएगी तो इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। और अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा तो क्रोमोसोम कहलाता है टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर सेल पर होती है, ये यूनिवर्सल है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोटोजोआ सबके पास है, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड ऑफ कोर्स मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के पास सबके, नो सेल इज विदाउट मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का फीचर होता है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मींस ये अलाउ करती है सेलेक्टिव सॉल्यूट्स और सेलेक्टिव सॉल्वेंट्स के मूवमेंट को। यहां जो हम डायग्राम देख रहे हैं ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो दिया था सिंगर एंड निकलसन ने 1972 में, ठीक है। इसमें लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड मॉलिक्यूल का ये हेड जो ग्लिसरॉल है और 2 चेन आप देख सकते हैं फैटी एसिड की। लिपिड की बाइलेयर है जिसको पेनिट्रेट करके प्रोटीन्स पास हो रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, और बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं, प्रोटीन सॉल्युबल के लिए कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प लगती है। यू कैन ऑल्सो सी ये पूरी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है एंड कोलेस्ट्रॉल भी यहां पर अटैच्ड है, प्लस शुगर्स भी अटैच होते हैं। तो मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड मोज़ेक ऑफ फॉस्फोलिपिड अरेंज इन अ बाइलेयर एंड प्रोटीन्स इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। और स्ट्रक्चर जो मॉडल हम देख रहे हैं वो सिंगर और निकलसन का है। इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक का मीनिंग होता है लाइट एंड डार्क पैचेस। इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस इनटू द सेल, मेंटेन्स सेल शेप, plays role in cell to cell recognition and control and regulate reaction sequences. Next is Golgi apparatus. Golgi apparatus का जो फॉर्मेशन होता है उसमें ER का बहुत बड़ा रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन के वेसिकल्स आते हैं, ठीक है ना, ये आप देखिए, ये आकर के डायलेट हो जाते हैं और इनके डायलेशन से सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जहां से ये एडअप हो रहे हैं सिस्टर्नी, वो कहलाती है सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। रिसीव वेसिकल फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर। समटाइम्स ये जो सिस्टर्नी है ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। और फिर एक और फेस है जहां से ये वेसिकल्स बनकर के बाहर निकल जाती हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसफेस और मैच्योरिंग फेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिस्टर्नी का जो स्टैक है ये 4 to 8 मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल हो सकते हैं। And you can see transport vesicle, a small sac, they arise from cisternae and they are dilating, फैल जाते हैं। Discovered by Camillo Golgi, composed of flattened vesicle in a stack, जिनको cisternae कहा जाता है। These you can see, ठीक है। और ये रिसीव करते हैं प्रोटीन्स ER से। इन्हीं प्रोटीन की एक्चुअली प्रोसेसिंग करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग होने के बाद जब बाहर जाते हैं गोल्जियन वैक्यूल की फॉर्म में, फिर ये लाइसोसोम में एंजाइम बन जाते हैं। गोल्गी पैकेजेस मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ये इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में वेसिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट इज राइबोसोम, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। और 2 टाइप्स के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S, ठीक है ना। ये इनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। यहां पर S होता है स्वेटबर्ग्स यूनिट। मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ग्रेन्यूल लाइक नॉन मेम्ब्रेन। राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये भी यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली है। नो सेल इज विदाउट सेल मेम्ब्रेन, नो सेल इज विदाउट राइबोसोम। हर सेल के पास राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन होना है, ठीक है ना। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। सिंथेसिस है प्रोटीन का, यहां पर दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और टाइप्स हैं 70S इन प्रोकैरियोट, 80S इन यूकैरियोट, ऑल्दो 70S यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। ईच ऑफ देम हैज
two subunits, one larger and one smaller. Next is plastids. Plastids वर्ड आया प्लास्टोस से. प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड. प्लास्टोस मीन्स मोल्डेड. ठीक है ना. और ये पहले माने जाते थे कि स्टोरेज ऑर्गेनेलीज हैं. फिर जब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेसेस देखे गए, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, तो फिर ये सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑर्गेनेलीज माने जाने लगे. दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है. सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि सेल के अंदर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है. अपने अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब के लिए इनके पास सफिशिएंट मटेरियल प्रेजेंट है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस है. बट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. और पिगमेंट की बेसिस पर 3 टाइप होते हैं. ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है तो क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. और कलरलेस हैं, व्हाइट हैं तो ल्यूकोप्लास्ट. एंड ऑफ कोर्स अगर कैरोटिनॉइड्स हैं, कलर्ड है तो क्रोमोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 टाइप होती हैं. यहां पर अमाइलोप्लास्ट हैं जो स्टार्च को स्टोर करते हैं. देन एल्यूरोप्लास्ट हैं जो प्रोटीन स्टोर करते हैं. और इलेयोप्लास्ट लिपिड्स को स्टोर करते हैं. देन कमिंग ऑन टू सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है, फंजाई में भी है, बैक्टीरिया में भी है. ठीक है ना. तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ यूकैरियोट की, तो फंजाई और प्लांट्स यहां पर आएंगे. प्रेजेंट इन प्लांट, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स. रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल में प्रोटीन्स हैं. ठीक है ना. फंजाई की सेल में सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है और 3 लेयर्स होती हैं सेल वॉल के अंदर. एक है मिडिल लैमेला जो आप यहां देख रहे हैं. ठीक है ना. ये सीमेंटिंग फॉर्म करती है 2 एडजेसेंट सेल के बीच में. और फिर इसके बाद प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल एक्चुअली एक्सटेंड हो सकती है. जब प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है तो प्राइमरी वॉल बनती है, और जब सेल अपने परमानेंट साइट्स पर पहुंचेगी तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाती है. फिर आती है सेकेंडरी वॉल, इनर टू द प्राइमरी वॉल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड. ठीक है. तो 3 लेयर्स के नाम हो गए. मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई है, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. और फिर उसके बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया एज वी नो यूकैरियोटिक सेल का फीचर है. ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनमें स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की. और इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंथेसाइज भी करता है एटीपी और स्टोर भी करता है. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है, और इसकी इनफोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये कहलाते हैं क्रिस्टी. दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा. तो अब एक को अगर यहां पर मैग्नीफाई कर लें, इतने पार्ट को, ठीक है ना, इसको हम यहां पर मैग्नीफाई करके देखते हैं. तो ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये रही इनर मेम्ब्रेन. ठीक है ना. ये जो इनफोल्डिंग है ये क्रिस्टी है. इस इनर मेम्ब्रेन में टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनको ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है. और यहीं पर ये जो F1 इसका पार्ट है हेड, यहां पर एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेस. ठीक है. तो अब यहां पर देख लेते हैं कि जो साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और देयरफॉर इनका नाम रखा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू प्रोजेक्शंस, और ये प्रोजेक्शंस कहलाते हैं क्रिस्टी. आप यहां देख सकते हैं. ठीक है. और यहां पर क्रिस्टी के पास न्यूमरस टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनको ऑक्सीजोम या F0 F1 पार्टिकल्स कहा जाता है. ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसको मैं यहां आपको फिर से बना करके दिखा देता हूं. ये बेस, देन स्टॉक, और ये रहा हेड. तो ये F0 है और ये F1 है. यहां पर होता है एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेस. और लास्ट है वैक्यूल. विदाउट दिस सेल के जो ऑर्गेनेली हैं वो इनकम्प्लीट हैं. वैक्यूल इज बेसिकली बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट. वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है. और यहां पर साइटोप्लाज्म में हम इसको देखते हैं. प्लांट सेल में तो ये इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम. इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स and other products that are not useful for the cell. Presence of contractile vacuole in amoeba.
जिससे कि ये बॉडी में अमीबा की सेल में आने वाले वाटर को एक्सपेल कर सके। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन के लिए है, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन। और जो फूड वैक्यूल है, कई सारे प्रोटिस्ट में या फूड एनगल्फ करते हैं प्रोटिस्ट, तो फूड यहां पर स्टोर हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।